नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया और रशिया रिलेशन से रिलेटेड कुछ दिन पहले ही द हिंदू एडिटोरियल में एक आर्टिकल छपा था, जिसको मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ दिन बाद कवर करूंगा। तो बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में ही मैंने पीपीटी बनाई थी। हालांकि इस पीपीटी को मैं पिछले 4-5 दिन पहले बना के रख चुका हूँ, रिकॉर्ड अभी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गई है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये पर्टिकुलर ओवरऑल आप कह सकते हो इंडिया रशिया के रिलेशन न्यूज़ में क्यों है, क्या सच में इंडिया और रशिया के रिलेशंस कमजोर पड़ रहे हैं, अभी के लिए इंडिया के रिस्पेक्ट में रशिया की क्या इंपॉर्टेंस है और रशिया के रिस्पेक्ट में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को क्या सच में रशिया हेट करता है और अगर करता है तो कितना करता है। बेसिकली ये जो रशिया चाइना की बढ़ती हुई बॉन हॉमी है, इससे क्या इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, पाकिस्तान यहाँ पे कैसे फैक्टर में आ रहा है, और क्या पाकिस्तान को ये जो नए मिलिट्री सप्लाईज देने की बात कर रहा है रशिया, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया और रशिया का आर्म्स ट्रेड, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहाँ पे कैसे फैक्टर करता है, इसका नक्शा और ओवरऑल चाइना फैक्टर को यहाँ पे हम लोग एसेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो 2 हफ्ते पहले ये न्यूज चल रही थी कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्जेई लेवरोव, वो 2 दिन की बायलेटरल विजिट पे आए थे इंडिया पे। और बेसिकली यहाँ पे इंडिया और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सामने बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने आपस में बैठ के बातचीत करी। तो यहाँ पे उस समय पे एमईए के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची साहब ने बोला कि भाई यूनिक अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और हो सकता है आगे आने वाले समय में अलग अलग फील्ड्स में कॉपरेशन हो। ऑलरेडी इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस अच्छे खासे हैं। रशिया हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलिट्री में प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रशिया दान धर्म में ऐसा कर रहा है, उसके लिए अच्छी खासी पेमेंट इंडिया की तरफ से रशिया को मिलती है। और चूंकि आज की डेट में इंडिया की तरफ से रशिया से आने वाले आर्म्स इंपोर्ट्स थोड़े घट गए हैं, चूंकि इंडिया अपने इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, फ्रांस से भी खरीद रहा है इक्विपमेंट्स, यूएस से भी खरीद रहा है, तो उसके चलता रशिया भी अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इंडिया के अलावा पाकिस्तान को भी वेपन्स बेच रहा है। उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर यहाँ पे दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में ब्रिक्स को लेके, यूनाइटेड नेशंस को लेके, पैंडेमिक को लेके, ग्लोबल एजेंडा को लेके, रीजनल एजेंडा को लेके भी काफी बातचीत हुई है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो सर्जेई लेवरोव की मीटिंग थी, इससे ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। रीजन बीइंग कि जस्ट इंडिया के बाद सर्जेई लेवरोव पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में इनको एक रेड कारपेट वेलकम मिलेगा। खुद इमरान खान इनको रिसीव करने के लिए आए, जबकि इंडिया में तो नरेंद्र मोदी साहब सर्जेई लेवरोव से मिले भी नहीं। ओवरऑल देखो तो 2020 में एक कोई बहुत हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी पुतिन साहब से मिल रहे हैं, इस टाइप का कोई भी हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट 2020 के समय पे नहीं हुआ है। उससे पहले आप देखोगे तो कई बार मोदी साहब और व्लादिमीर पुतिन आपस में एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो यूएस लेड इंडो पैसिफिक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट की तरह देखा जाता है इंडिया को, और इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट है यहाँ पे रशिया, और इसके चलते रशिया और चाइना की दोस्ती भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे रिलेशंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। क्या इस इवॉल्व होने की वजह से इंडिया को कंसर्न होना चाहिए? पहली बात, देखिए इंडिया कभी भी पूरी तरीके से रशिया को इग्नोर नहीं कर सकता, भले ही यूएस हमारी कितनी भी मदद करने लगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ना ही आपका कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही आपका कोई परमानेंट दुश्मन है। तो भले ही रशिया के साथ जितने ज्यादा डीप रिलेशंस कुछ साल पहले थे, असल में आपको एक बात बता दूं, जब यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था और 1990 में जब यूएसएसआर टूट भी गया, तो 2005 और 2006 तक रशिया इंडिया को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। बट इंडिया को रशिया को इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रशिया से बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंपोर्ट्स हमारे पास आते थे। ये अलग बात है कि 2005 के बाद से इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेचर है वो एकदम से बढ़ा है, इसलिए रशिया के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे आप कह सकते हो डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट रशिया इंडिया में करता था, और आप देखो तो ऑलमोस्ट इंडिया का जो डिफेंस मार्केट था ना, इसमें रशियन मोनोपोली थी। अब ये रशियन मोनोपोली टूट रही है। कहीं ना कहीं इंडिया जितना डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है रशिया के अलावा, इंडिया अपने इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो रशिया कोई नाराज नहीं है, रशिया भी अपने बनाए हुए मिलिट्री इक्विपमेंट्स को दुनिया भर में बेचना चाहता है। रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाइना तक ने खरीद रखे हैं, S-400, उससे पहले S-300। रशिया की मिलिट्री इक्विपमेंट्स टर्की खरीदता है, इंडिया खरीदता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की तरफ से खरीदे जाने वाले इक्विपमेंट्स थोड़े कम हो गए हैं, तो पाकिस्तान इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो रशिया पाकिस्तान को बेच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रशिया पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हो गया है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से पैसा मिलेगा तो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचो। और इंडिया के लिए रशिया बहुत आगे आने वाले समय तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है रशिया, और जब तक ये परमानेंट मेंबर वाला खेल चल रहा है, तब तक रशिया परमानेंट मेंबर बनने वाला है। बहुत सारे की सेंसिटिव इश्यूज पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
इंडिया के खिलाफ होने वाले डिसीजंस को वीटो किया है रशिया ने। तो रशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, नो डाउट यूएस भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस आने की जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया को रशिया लूज नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए और रशियन डायमंड्स के लिए। रशिया की ऐसी बहुत सी चीजें इंडिया के मार्केट में आके बिकती हैं। प्लस आगे आने वाले समय में इंडिया का मार्केट बढ़ने वाला है, इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ने वाली है, तो इंडिया के साथ दुश्मनी मोलने का रशिया के पास कोई भी प्रॉपर आप कह सकते हो बहाना नहीं है। ये जरूर है कि रशिया इस समय प्रेशर पे है, रशिया इस समय बहुत से फैसेट्स पे प्रेशर पे है। अलेक्सेई नावल्नी को लेकर जर्मनी, फ्रांस और यूएस जैसी कंट्रीज अक्सर कर रशिया के ऊपर प्रेशर डालती हैं। यूरोपियन कंट्रीज गैस इंपोर्ट्स को रशिया से कम करके किसी दूसरी कंट्री से चालू करने के चक्कर में, तो जब ईस्टर्न मेडिटेरियन ओशन में ऐसा पता चला कि भाई ग्रीस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी गैस मिली है, तो यूरोपियन कंट्रीज खुश हो गई कि अब तो हम ग्रीस से गैस खरीदेंगे, रशिया से गैस खरीदेंगे नहीं। हालांकि खुद ग्रीस टर्की से लड़ रहा है उन गैस फील्ड्स को लेके, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो बेसिकली रशिया इस समय बहुत सीवियर प्रेशर में। यूएस ने बहुत सारे मतलब मिलिट्री डील्स को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल S-400 सिस्टम्स को लेके और भी बहुत से सिस्टम्स को लेके काटसा के अंदर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी भी प्रेशर पे है और रशिया खुद पॉलिटिकली प्रेशर पे है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब रशिया प्रेशर में G8 के ग्रुप से रशिया को एक्सपेल कर दिया गया जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया, तो ऐसे केसेस में जब वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज रशिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है रशिया पार्टनर्स ढूंढेगा और स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स ढूंढेगा। और रशिया का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर यहाँ पे चाइना उभर के आ रहा है, क्योंकि रशिया को चाइना से पैसों के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मदद है। चाइना के पास आज की डेट में जो सबसे बड़ी पावर है वो पैसे की ताकत है। वो पैसे की ताकत को दुनिया भर में खरीदता फिर रहा है और कहीं ना कहीं रशिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी चाइना के अंदर जाते हैं। चाइना भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो रशिया में जो कुछ भी बनता है वो चाइना के मार्केट में आराम से बिक सकता है। और उसके चलते चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो पूरी दुनिया में आप कह सकते हो फेमस है। और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के सामने खड़े होने की औकात भी इस समय पे चाइना के पास ही है। इसलिए रशिया ऑब्वियसली एक नेचुरल एलाई बन रहा है यहाँ पे किसका, चाइना का। उसके बाद अब देखो चाइना की कंसर्न्स है इंडो पैसिफिक को लेके, और इंडो पैसिफिक में यूएस एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट के अगेंस्ट खड़ा है चाइना, ऊपर से इंडो पैसिफिक में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है यूएसए। तो ऑब्वियस सी बात है रशिया को यूएसए का कंसेप्ट एक लिमिट से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। चाइना हर इंटरनेशनल फोरम में जा जाके चिल्लाता है कि ये जो इंडो पैसिफिक है ये पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है। इसलिए रशिया बोलता है कि अगर ये पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है तो हम इसके अगेंस्ट हैं। इंडिया बार बार ये बोलता है कि ये पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस नहीं है। अगर हम क्वाड ग्रुपिंग को इंडो पैसिफिक का पार्ट माने भी, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ पॉलिटिको मिलिट्री अलायंस। ये बार बार इंडिया सीधे सीधे बोलने की कोशिश करता है। मतलब ट्रंप ने जिस प्रकार से क्वाड को इंडो पैसिफिक के अंदर मिलिटराइज करने की कोशिश की या एटलीस्ट पोस्टर दिखाने की कोशिश की, उसको इंडिया ने हमेशा रिपेल किया है, हमेशा मना किया है इस पर्टिकुलर पोस्टर से। क्यों मना किया? क्योंकि इंडिया भी जानता है कि यूएस जैसी कंट्रीज किसी भी प्रेसिडेंट के अंदर हमेशा के लिए सगी नहीं रह सकती हैं। हमारे रिलेशंस भी रशिया के साथ उतने ही इंपॉर्टेंट है और समय समय पे इंडियन लीडरशिप रशिया के साथ अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश करती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2019 में जब मोदी साहब व्लादिमीर पुतिन से मिले थे तो $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी इंडिया ने रशिया के फार ईस्ट में प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। साथ साथ चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर को इंडिया ने एक्टिवेट किया था। और कहीं ना कहीं रशिया के साथ हमें अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। देखिए एक बात तो जान लीजिए, रशिया के साथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदद मिलने वाली है नहीं। जब 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया था तब भी यूएसएसआर हमारे सपोर्ट में नहीं आया था। अभी जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 2020 में चाइना का इंक्रोचमेंट हुआ तब भी रशिया हमारी मदद के लिए नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। लेकिन इकोनॉमिकली मिलिटरीली रशिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे रशिया भले मदद के लिए ना आए लेकिन रशिया हमें वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है जिसके दम पे हम चाइना के साथ लड़ सकते हैं और हमें यही चाहिए। हमें रशिया की आर्मी नहीं चाहिए, आर्मी हमारी सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमें चाहिए क्या? तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए और वो हमको रशिया से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना वाला फैक्टर बहुत स्ट्रांग। ऑब्वियसली बात है चाइना रशिया की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं चाइना बैक एंड से रशिया के ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप बहुत ज्यादा प्रो इंडिया मत होइए। इंडिया चाइना के टेंशन के चलते रशिया चाइना के रिलेशनशिप को अगर इस प्रकार से आप देखो तो भैया चाइना में जितने भी आर्म इंपोर्ट्स हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक 77% रशिया से आए हैं। कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान कर रहा है। और यहां पे पाकिस्तान फैक्टर भी है भाई, समझिए बात को। दो चीजें हैं यहां पे। एक समय पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई रशिया और चाइना के बीच में एक मिलिट्री अलायंस हो सकता है,
लेकिन जब मिस्टर लेवरोव अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली आए थे तो उन्होंने बोला कि देखिए चाइना और रशिया के रिश्ते अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं मिलिट्री अलायंस स्थापित नहीं होगा। तो एक तरफ पे व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि हाँ भाई नहीं होगा, ऐसा हमने नहीं कहा। एट द सेम टाइम सर्जेई लेवरोव बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आप हम मतलब रशिया और चाइना के बीच में कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। बट इंडिया ये बात व्लादिमीर पुतिन के मुंह से सुनना चाहता है, और व्लादिमीर पुतिन खुद में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो ऐसा कभी बोलने वाले हैं नहीं। देखिए एक बात और बता दूं, रशिया भी एक लिमिट से ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहता। चाइना एक एग्रेसिव और इनक्रोचिस्ट पावर है। जिस प्रकार से चाइना इंडिया के अंदर एलएसी पे इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो रशिया के अंदर भी कर सकता है अगर एक लिमिट से ज्यादा रशिया चाइना पे डिपेंडेंट होगा। हालांकि चाइना की कभी इतनी औकात पड़ेगी नहीं कि वो रशियन बाउंड्री के अंदर घुसे, क्योंकि फिर रशिया कोई छोटी मोटी ताकत तो है नहीं। यहां पे पाकिस्तान का फैक्टर भी भाई एंट्री मार जाता है। अभी की डेट में आप देखोगे तो रशिया की रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी हो रही, जैसा कि बताया सर्जेई लेवरोव इंडिया की विजिट के बाद सीधे सीधे पाकिस्तान गए और उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी में हम उसकी मदद करेंगे। आज तक आप देखोगे इतने लंबे समय तक जब इंडिया और यूएसएसआर के रिश्ते अच्छे थे, यूएस हमेशा से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और जब भी यूएस पाकिस्तान की मदद करता था यही बोलता था कि भाई हमें पाकिस्तान की कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ाना है ताकि काउंटर टेररिज्म, मतलब पाकिस्तान अपने देश के अंदर होने वाले टेररिज्म से लड़ सके, जबकि पाकिस्तान तो खुद एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो जो इतने सालों से डेकेड से यूएस कह के मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को, अब वही रशिया कर रहा है। हालांकि रशिया कोई मिलिट्री एड देने वाला नहीं है, रशिया सिर्फ यहां पे अपने वेपन्स बेचेगा और उसके बदले में उसको पाकिस्तान से पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का डिफेंस सप्लायर इस समय पे रशिया है। लगभग पाकिस्तान के 6.6% ऑफ द आर्म्स इंपोर्ट्स, मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्म्स इंपोर्ट्स हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, उसके 6.6% कहां से आए हैं? रशिया से आए हैं। ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स होंगी रशिया और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या यहां पे कुछ फिशी है इंडिया के लिए? देखिए अभी भी अगर आप इंडिया और रशिया के आर्म्स ट्रेड की बात करो, अभी भी रशिया कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, और बहुत लंबे समय तक इंडिया इंटरेस्टेड है रशिया से कटिंग एज मिलिट्री सप्लाईज लेने में, और ये बात रशिया को भी पता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2016-20 में इंडिया ने जितने भी आर्म्स इंपोर्ट किए हैं 49% आर्म्स रशिया से आए हैं। मतलब इंडिया के सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट्स कहां से आए हैं? रशिया से आए हैं। ये जो परसेंटेज है ये घट रहा है, बट इंडिया का ओवरऑल आर्म इंपोर्ट्स का 49% रशिया से आना मजाक नहीं है। दूसरे नंबर पे फ्रांस से आए हैं, बट फ्रांस से हमने 18% आर्म इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया, रशिया से 49%। मतलब कि अभी भी इंडिया रशिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत बड़ी है। भले ही परसेंटेज टर्म्स में जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से वो घट रहा है, बट ओवरऑल जो डिफेंस मैन्युफैक्चर का हमारा इंपोर्ट है उसका क्वांटम बढ़ रहा है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जितना हम डिफेंस प्रोड्यूस रशिया से खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। और डिफेंस कॉर्पोरेशन हमेशा एक ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें और भी चीजें होती हैं। और भी चीजें क्या होती हैं कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में एक डिफेंस मेमो हुआ है तो यहां पे जब रशिया ने अपने वेपन्स को हमको बेचा तो रशिया ने हमसे एक प्रॉमिस भी किया। क्या प्रॉमिस किया? कि जो भी वेपन्स इंडिया को रशिया ने बेचे हैं उन वेपन्स की जानकारी, उन वेपन्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उन वेपन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव डेटरेंट वो किसी और कंट्री को नहीं बेचेगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि रशिया और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज हो रहे हैं अच्छे, और रशिया ऐसे वेपन्स पाकिस्तान को बेच देगा जो कि कहीं ना कहीं हमें बेचे हुए वेपन से ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन केवल एक ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज नहीं होता है। इंडिया का डिफेंस मार्केट अभी भी रशिया के लिए बहुत बड़ा है। पाकिस्तान जैसी चिल्लर और गरीब कंट्रीज कभी भी इंडिया के डिफेंस मार्केट को टक्कर नहीं दे सकती हैं, ये बात रशिया जानता है। इसीलिए अगर पाकिस्तान को थोड़े बहुत छोटे मोटे वेपन्स रशिया ने बेच भी दिए तो उसके रिस्पेक्ट में इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। प्लस रशिया यहाँ पे एक और रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। किसका किसका? तो यहाँ पे शिप, रेल, रोड रूट आता है, और ये नेटवर्क मूव करता है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप से। ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से चालू हुआ, मॉस्को गया, आस्त्रखान आया, अजरबैजान की कैपिटल बाकू गया। ये जो बीच में समुद्र का इलाका है ये कौन सा समुद्र है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ईरान के थ्रू होता हुआ बंदर अब्बास पोर्ट पे पहुंचा और वहां से सीधे मुंबई से कनेक्ट हुआ। तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और ना ही ये चाइना के थ्रू गुजरता है, और कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया को सीधे सीधे ये जोड़ता है, और बीच में सेंट्रल एशियन प्रोजेक्ट्स हैं। तो भले ही रशिया चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भले ही कल की डेट में
चाइना पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने की वजह से रशिया अपने हथियार पाकिस्तान को बेचना शुरू कर भी दे, उसके बावजूद भी ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें किसी भी प्रकार का चाइना का इंटरफेरेंस हो या पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हो, ये काफी मुश्किल है। आप कह सकते हो ये एक प्रकार का मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जिसमें दो मेजर पार्टनर्स है, रशिया और इंडिया, और इस इनिशिएटिव से दोनों पार्टनर्स को फायदा है। तो इस एक पर्टिकुलर INSTC को देख के भी आप कह सकते हो कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस बायलैटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल रशिया की चाइना के साथ अच्छी दोस्ती हो रही है या रशिया अपने डिफेंस सप्लाईज को पाकिस्तान को बेच रहा है, इससे इंडिया को उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े टेंशन की बात जरूर है, बट उसको बायलैटरली सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप बात करो तो यहां पे इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में इतना ज्यादा डाउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना यहां पे अपनी ताकत को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस समय पे अगर आप देखो तो पहले एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ करता था जिसमें एक तरफ पे यूएसए हुआ करता था जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, एक तरफ पे यूएसएसआर हुआ करता था जो कि सोशलिज्म को प्रमोट करता था। अब यूएसएसआर नहीं रहा है, अब कहीं ना कहीं रशिया और चाइना की कंबाइंड ग्रुपिंग नजर आ रही है। तो एक तरफ यूएसए और एक तरफ रशिया और चाइना। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप रशिया और चाइना को एक करके देखते हो तो चाइना इज द डोमिनेंट पार्टनर। चाइना मिलिटरीली ज्यादा ताकतवर है, चाइना आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है रशिया के। हालांकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से आप कह सकते हो कि अभी भी रशिया चाइना के आगे है, जो रशियन टेक्नोलॉजी है वो चाइना के आगे है, तभी तो चाइना रशिया से चीजें खरीदता है। बट कभी भी ये रशिया चाइना अगर एक ग्रुप में आते हैं तो अपनी ताकत को चाइना रशिया के ऊपर असर्ट करने की कोशिश करेगा, और व्लादिमीर पुतिन जैसा इंसान इस चीज को एक लिमिट से ज्यादा बर्दाश्त करने वाला है नहीं। तो ये अगर आप कह रहे हो कि दो पावर ऑफ सेंटर उठ रहे हैं, या फिर कह लीजिए दो सेंटर्स ऑफ पावर उठ रहे हैं जिसमें एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ रशिया और चाइना मिलके है, तो ये पॉसिबल होने वाला है नहीं। रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है और वो किसी भी प्रकार से चाइना के सबसर्विएंट होकर नहीं चलेगा। फॉरेन पॉलिसी में रशिया को चाइना की जरूरत है वेस्टर्न ताकतों को रेजिस्ट करने के लिए, इसलिए रशिया चाइना के साथ एक जगह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल की डेट में अपनी यूनिपोलैरिटी, अपनी इंपॉर्टेंस को सिंगल हैंडेडली व्लादिमीर पुतिन असर्ट भी कर सकते हैं चाइना को साइड करके। तो ये बोल देना कि रशिया और चाइना दो जिस्म में एक जान है, ये सही नहीं है। इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या बोला जाना चाहिए, तो भाई देखिए, इंडिया को इस समय पर रशिया की भी जरूरत है और इंडिया को इस समय यूएसए की भी जरूरत है। दोनों रशिया और यूएसए इंडिया के साथ दोस्ती अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। यूएस इस समय पे स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन कंपेयर टू रशिया, बट यूएस के चलते हम रशिया को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यूएस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे लेके जाए और एट द सेम टाइम रशिया को भी भरोसा दिलाता रहे कि यूएस के साथ पार्टनरशिप सीधे सीधे स्ट्रेटेजिक बेसिस पे है, हम मिलिटरीली उसके साथ मिलकर कभी भी आपको चैलेंज नहीं करेंगे। ये एश्योरेंस अगर इंडिया रशिया को दे देगा तो रशिया ऑब्वियस सी बात है अपने इकोनॉमिक इंटरप्ले को चाइना के साथ चालू रखेगा, बट इंडिया रशिया के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा बैलेंस्ड बने रहेंगे, कभी भी एक लिमिट से ज्यादा डिस्टेबलाइज वो होने वाले हैं नहीं, चाहे चाइना पाकिस्तान कितने भी असर्टिव हो जाए। तो ये था पूरा एनालिसिस, ये एडिटोरियल ये कहने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव और एनालिसिस मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।